So, Assalamu alaikum. So, today we are going to discuss NSAIDs, acetaminophen पे ड्रग्स गाउट में यूज होती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किस तरह क्वेश्चन आता है इसमें हम मेनली इसको इस तरह देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह आता है जो ड्रग्स बाकी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, लेकिन एनसेड्स वगैरह तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है एस्प्रिन और बाकी एनसेड्स। तो डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्प्रिन एंड अदर एनसेड्स? जो एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सो ये नॉन स्टीरॉयडल स्टीरॉइड्स नहीं है बट स्टिल एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, बिकॉज जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। जो एनसेड्स है वो स्टीरॉइड्स नहीं है, स्टिल एंटी इंफ्लेमेटरी है। चलें अब मुझे जल्दी से बताएं कि व्हाट डू यू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्प्रिन और बाकी एनसेड। एस्प्रिन भी एक एनसेड है, लेकिन आप एस्प्रिन को हमेशा बाकी एनसेड से अलहदा रखते हो। तो क्यों रखते हो? उसकी रीजन ये है कि एस्प्रिन इज इरिवर्सिबल। जो एनसेड्स होते हैं ये एक्ट करते हैं किस पे? कॉक्स एंजाइम पे। ऐसा होता है कि नहीं? ये कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं। तो जब ये कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं, बट एस्प्रिन जो होता है ये इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है। अगर एस्प्रिन ने इनहिबिट किया तो ऑब्वियसली जब तक प्लेटलेट्स न्यू नहीं बनेंगे, तब तक उसका इफेक्ट नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसने तो इरिवर्सिबल खत्म कर दिया। बाकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, वो दोबारा से साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम बना सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो आपको बस ये बताना चाहिए कि इसका एक्शन क्या था। नाउ फार्माकोकाइनेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। एस्प्रिन की फार्माकोकाइनेटिक वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ी थी कुछ ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेट होती है, कुछ ड्रग्स जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन होती है। कौन कौन सी आप लोगों ने ड्रग्स पढ़ी थी विच आर एलिमिनेटेड बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन? कौन सी ड्रग्स है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू एलिमिनेट होती है? आप लोगों ने पढ़ा था ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स आर एलिमिनेटेड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर। फिनाटोइन, एस्प्रिन, एथेनॉल, ये आप लोगों ने पढ़ी थी ना। लेकिन ये सिर्फ कब होती है? अगर आप ये आंसर देते हो ना कि फिनाटोइन, एथेनॉल, एस्प्रिन होती है, लेकिन इस आंसर के साथ एक वर्ड लगाना बड़ा जरूरी होता है, खास तौर पे एस्प्रिन और एथेनॉल। हाई डोजेस, वेरी गुड। हाई डोजेस पे ये होती है जीरो ऑर्डर, बट अगर आप लो डोज की बात करते हो तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर होती है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, लेकिन अगर आप हाई डोज दे दोगे तो फिर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। चलें, एस्प्रिन इज रेडिली अब्सॉर्ब्ड एंड हाइड्रोलाइज्ड इन द ब्लड टिश्यू टू एसीटेट एंड सैलिसाइक्लिक एसिड। आप लोगों को ये जब ब्लड में जाएगी ना तो एसीटेट और सैलिसाइक्लिक एसिड में इसने कन्वर्ट हो जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो सैलिसाइक्लेट अब बनेगा, सैलिसाइलेट जो बनेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा, ये बेसिकली क्या करता है? इधर यहाँ पे इरिवर्सिबल आएगा, इरिवर्सिबल नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ द साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। अब एलिमिनेशन जो होती है, यहाँ पे आप लोग इरिवर्सिबल कर लीजिएगा। जो एलिमिनेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है एट लो डोज, और हाफ लाइफ कितनी होती है? 3 से 5 घंटे। अच्छा, अब इस हाफ लाइफ का आपको क्या फायदा होगा? या आप हाफ लाइफ आपने पढ़ी है, आपको इससे क्या पता लग रहा है? 3 to 5 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, ऑलमोस्ट 5 आवर्स, कोई 4 to 6 आवर्स होती है। तो इससे आपको क्या फायदा हो जाएगा? क्योंकि ये बड़ी कॉमन मेडिसिन है, इसका आपको पता होना चाहिए कि क्या फायदा होगा। आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पता लग गया। अब आपने जब किसी मरीज को दवाई देनी है, तो अगर आप पेन वगैरह जो इसके फंक्शन होंगे उसको दोगे, दिन में कितनी बारी दोगे? आप दिन में ये 4 बारी दोगे, सही हो गया। कुछ चीजें होंगी उसमें आप ये दिन में 4 बारी दोगे। अगर आपने पूरा दिन इसका इफेक्ट रखना है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर दिन में 4 बारी देते हो तो ये ऑलमोस्ट पूरा दिन इफेक्ट रहेगा। तो ये आपको फायदा हुआ। ये था फर्स्ट ऑर्डर जब था। लेकिन जब हाई डोजेज हुई, हाई डोजेज में ना इसकी हाफ लाइफ 15 आवर्स हो जाती है। यानी अगर आप किसी पेशेंट को हाई डोज देते हो तो फिर आपको दिन में ये 4 बारी देने की जरूरत है? अगर आप किसी पेशेंट को ये हाई डोज में देते हो। अब इसके ना डोज रिलेटेड इफेक्ट्स देखने हैं हमने आगे। हम आगे अब देखेंगे कि व्हाट आर द डोज रिलेटेड इफेक्ट, कि किस डोज पे क्या इफेक्ट आते हैं, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो आपने फिर 15 आवर्स हाफ लाइफ देखी कि जीरो ऑर्डर में, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन हाई डोजेस पे आता है। अब लेकिन मैं आगे बताता हूँ कि कितनी डोज पे कौन सा एक्शन आता है। सबसे पहले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप देखते हैं एस्प्रिन इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड दैट इज यूनिक अमंग एनसेड्स इन इट इरिवर्सिबल एसिटाइलेट्स, और उसके बाद इरिवर्सिबली ये एसिटाइलेट हो जाता है और उसके बाद ये साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर सकता है। अब उसके बाद क्या एक्शन होता है, इसके ना डिफरेंट एक्शन है। एक है एंटी इन्फ्लेमेटरी कि ये इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है। फिर इसका एक एक्शन है एंटी पायरेटिक, यानी ये फीवर में यूज हो सकता है। एक एक्शन है एनर्जीजिया, यानी ये पेन रिलीफ में यूज हो सकता है। फिर इसका एक्शन होता है एंटी प्लेटिलेट्स, यानी ये खून को पतला करने के लिए यूज हो सकता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये डिफरेंट इसके एक्शंस हैं। अब इसके ये डिफरेंट एक्शन ना डिफरेंट डोजेस पे आते हैं। इसके डिफरेंट एक्शन डिफरेंट डोजेस पे होते हैं, यानी डोज रिलेटेड इफेक्ट्स हैं। एंटी प्लेटिलेट एक्शन आता है, इसकी डोज अगर लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे हो। फीवर और पेन के लिए इसकी डोज आप रखते हो 300 टू 2400 मिलीग्राम पर डे। और जो इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है ना, ये 2400 से ज्यादा मिलीग्राम पर डे पे आता है। ये पॉइंट सबको समझ आया कि ये जो डिफरेंट एक्शंस करता है ना, ये डिफरेंट डोजेस पे करता है। जो सा आपको एक्शन चाहिए आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी डोज एडजस्ट करनी है। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर? ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया? जो पेन और फीवर है उसका दोनों का 300 टू 2400 है। जो पेन और फीवर है दोनों का 300 टू 2400 है। इन्फ्लेमेशन का 2400 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा और एंटीप्लेटिलेट का 300 मिलीग्राम पर डे से कम, ये इसकी डोजेज होगी। तो फिर आपको यही है इसका एक्शन मिल जाएगा। तो अब आपको अगर डोजेस पता होगी देन आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको डोजेस पता होनी चाहिए। अब जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज थी वो आप लोगों ने देखा था कि काफी ज्यादा थी, कि 2400 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा, यानी 2.4 ग्राम ऑलमोस्ट बनता है। तो ये काफी ज्यादा डोज बनती है। अगर आप मेडिसिन में देखोगे ना, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, ये काफी ज्यादा डोज बनती है। तो ऑलमोस्ट जब एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज पे आप पहुंचते हो ना, तो एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर हो जाती है। तो एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर हो जाती है। यानी अगर आप इतनी ड्रग दे रहे हो किसी पेशेंट को, एंटी इन्फ्लेमेटरी की इतनी ड्रग दे रहे हो, तो आपको दिन में एक बार ही देनी है कि दिन में 4 बार ही देनी है? अगर आप एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए कोई ये ड्रग दे रहे हो जिसका ऑलमोस्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो आपको ये दिन में कितनी बारी देनी पड़ेगी? ऑलमोस्ट आप लोगों को ये एक बार देनी पड़ेगी। लेकिन जो पेन और फीवर की है या एंटी प्लेटिलेट है, सॉरी एंटी प्लेटिलेट है, ये आपको दिन में कितनी देनी पड़ेगी, कितनी बार देनी पड़ेगी? अगर फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन, एक आपके पास मेडिसिन है 325 मिलीग्राम की, सही है, तो ये वाली मेडिसिन एंटी प्लेटिलेट वाली कितनी बारी दिन में देनी पड़ेगी अगर आपने एंटी प्लेटिलेट एक्शन अचीव करना है? सब बताइए कितनी बारी देनी पड़ेगी आपको? सो जो सारे बाकी भी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है। ये इसका आंसर ना सबने गलत दिया सिवाय 1% के। सिर्फ एक ने कहा है, आयशा ने, कि एक बारी देंगे। हमने क्या कहा था कि एंटी प्लेटिलेट एक्शन 300 मिलीग्राम पर डे से कम पे आना है। यानी 300 यानी 325 से कम वाली मेडिसिन, पहली बात है 325 वाली मेडिसिन हम उसको देंगे ही नहीं। सही हो गया? अगर देंगे 300 मिलीग्राम पर डे से कम वाली भी, तो वो भी हम सिर्फ एक बार ही देंगे दिन में। यानी एंटी प्लेटिलेट एक्शन अगर आपने अचीव करना है तो आपने 300 मिलीग्राम पर डे से वाली मेडिसिन से कम वाली मेडिसिन देनी है, और उसके बाद देनी भी सिर्फ एक बार ही है। अब ये सबको पॉइंट क्लियर हुआ?
कि ये 4 बारी दिन में नहीं देनी, ये आपने एक बारी देनी है, और ये 300 मिलीग्राम पर डे से कम वाली आपने देनी। अब आते हैं पेन एंड फीवर पे। अब ये मेडिसिन जस्ट सपोज आपके पास 325 मिलीग्राम वाली है, अब ये कितनी बारी देंगे दिन में? ये वाली मेडिसिन अब आप ऑलमोस्ट कितनी बारी देंगे? हाँ, ये वाली आप 4 बारी ऑलमोस्ट हो गए। और जो पूछ रहे हैं ना कि अगर उसको होल्ड है, देखिए ये एंटी प्लेटिलेट आप एक बारी दे देते हो उसके लिए काफी है, क्योंकि 300 मिलीग्राम पर डे से कम पे ही एंटी प्लेटिलेट एक्शन आना है। इससे ऊपर डोज दोगे तो एंटी प्लेटिलेट एक्शन नहीं आना, फिर इसके इवन समथिंग क्लॉटिंग वाला पार्ट आने लग जाता है। तो इसका इफेक्टिव डोज ही 300 मिलीग्राम पर डे से है। तो याद रखना है, जब एंटी इन्फ्लेमेशन लेनी है तब डोज इतनी ज्यादा हो जाती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। सही हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है तो 15 आवर्स इसकी हाफ लाइफ हो जाती है। जब 15 आवर्स हाफ लाइफ हो जाती है, दिन में एक बारी देनी पड़ती है। एंटीप्लेटिलेट ड्रग आपने देनी ही 300 से कम है और देनी एक बारी है, आपको बस एक बारी चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं देते। आप लोगों ने बस देनी ही एक बारी है, आपको हाफ लाइफ से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको दिन में एक बारी मेनली देना होता है। और उसके बाद आ जाता है पेन। अब देखें, जो ये होती है ना पेन और फीवर की, ये आप लोगों ने दिन में 4 बारी देनी होती है। सही हो गया? नेक्स्ट आ जाता है, पहली बात है, एक बारी मैं इसका आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कौन सी मेडिसिन है। अब फर्दर ना ये डिपेंड करता है वो पेशेंट किस कंडीशन में आया है। जो ऑलमोस्ट नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं ना, उनको दिन में बस एक बारी दे दी जाती है, बेशक हाफ लाइफ इसकी हो। लोप्रिन के नाम से मेडिसिन होती है और वो होती है सिर्फ 75 मिलीग्राम की है। सही हो गया? जो एंटीप्लेटिलेट्स नॉर्मली एक्शन अचीव करना होता है उसमें एक बारी दी जाती है। अब वो फर्दर अगर कोई ज्यादा इवेंट हो रहा हो ना उसका थ्रोम्बोटिक, तो आप अव्वल एंटीप्लेटिलेट्स देते ही नहीं हो, आप जाते हो एंटीकोगुलेंट्स पे। सही हो गया? अगर ज्यादा थ्रोम्बोटिक हो, ये होता है कि आपने नॉर्मली एंटीप्लेटिलेट एक्शन हल्का सा मेंटेन रखना होता है। सही हो गया? अब मुझे बताएं, एक बारी भी अगर आप ये ड्रग दे दोगे, एंटीप्लेटिलेट को तो उसने इरिवर्सिबल कर देना है। मुझे बताएं, प्लेटिलेट को तो इसने इरिवर्सिबल कर देना है, तो आप 10 बारी दे दो या एक बारी दे दो, कोई ऐसा मसला आएगा? देखिए, इसने तो क्या करना है, इरिवर्सिबली इनहिबिट करना है ना प्लेटिलेट्स को। जो इसलिए इसको कम डोज पे दिया जाता है। कम डोज पे देगा, एक हद तक प्लेटिलेट्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगा। फिर आप लोगों ने डेली इसकी कम डोज देनी है और एक बार ही दे देनी है, इट इज इनफ, क्योंकि इरिवर्सिबल है। जो कि पेन और फीवर है वो डिफरेंट चीज है, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। अब इन सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने लगे हैं कि ये काम कैसे करेंगे। तो सही हो गया ना? सबसे पहले एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। इन्फ्लेमेशन के लिए आप लोगों को पता है डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ये जो सारी चीजें होती है इन्फ्लेमेशन करवाती है। ये जो डिफरेंट मेडिएटर्स होते हैं, दीज आर द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। यू पीपल एग्री विद दिस? ये जो डिफरेंट मेडिएटर्स होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं। अगर आप साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट कर देते हो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कम कर देते हो, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। एंटी इन्फ्लामेटरी की 2400 प्लस है, नॉट 2400 तक, 2400 प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इसकी डोज क्या होनी चाहिए? 2400 प्लस, यानी 2400 से ज्यादा मिलीग्राम पर डे। इस पे ये साइक्लोऑक्सीजनेस, अब मुझे बताएं ये लिपो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट करता है कि नहीं करता? अगर आप आंसर देते हो, सो आंसर्स विल इनहिबिट द लिपो ऑक्सीजनेस और नॉट। सो याद रखना है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल लीड टू वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट। ये कौन सा साइड इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने ले आएंगे? ये इनहिबिट नहीं करता लिपो ऑक्सीजनेस को। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वेरी गुड। ल्यूकोट्राइन ज्यादा बनेंगे और एस्थमेटिक सिम्टम एग्रवेट करेंगे। अब देखें, एरेक्डोनिक एसिड होता है, एरेक्डोनिक एसिड ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट होना होता है और उसी ने ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट होना होता है। अगर आप एक पाथवे को बंद कर देते हो तो दूसरा पाथवे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर आप एक पाथवे को क्लोज कर देते हो तो एरेक्डोनिक एसिड वाला जो दूसरा लिपोऑक्सीजनेज वाला पाथवे होगा वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि नहीं होगा?
तो अदर पाथवे विल गेट एक्टिवेटेड, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, एरेक्डोनिक एसिड ज्यादा ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा, ज्यादा ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेंगे एंड इट विल एग्रवेट द एस्थमेटिक सिम्टम। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको साइड इफेक्ट का रीजन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एनर्जेसिक साइड इफेक्ट, एनर्जेसिक इफेक्ट। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था दैट सब्सटेंस पी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द पेन रिसेप्टर्स। आप लोगों ने कोई ऐसी चीज पढ़ी थी एनाल्जेसिया वाले चैप्टर में, गाइटन में? गाइटन में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सब्सटेंस पी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व एंडिंग्स ऑफ द पेन रिसेप्टर्स। अब देखें, अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर दोगे तो पेन एंडिंग्स की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम कर सकते हो आप, क्योंकि आप लोग कहते थे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं पेन रिसेप्टर्स की। आपने उसको इनहिबिट कर दिया तो सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इन दिस वे यू कैन अचीव एनर्जेसिक इफेक्ट। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एंटीपायरेटिक इफेक्ट। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस 74 चैप्टर स्किन वाला, याद है आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो जाके हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट सेंटर को थोड़ा हिला देते हैं, ऐसा याद है? थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए टेम्परेचर अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है? याद रखना, नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है इट इज अ गुड थिंग। टेम्परेचर इज अ गुड थिंग। वाई? क्योंकि आप एक्सेस तो बैड होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस तो वो हाइपरथर्मिया होता है, खास तौर पे हाइपरथर्मिया होता है जो सनस्ट्रोक लग गया, वो अलग चीज है। जो टेम्परेचर होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या पायरोजेंस की वजह से, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को ऑप्टिमली काम नहीं करने देता। जो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है ना, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। हाँ, मेटाबॉलिज्म के एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन जो इनिशियली होता है ना टेम्परेचर, इनिशियली जो ज्यादा होता है इट्स गुड। वो प्रोटेक्टिव आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है इनिशियल, क्योंकि जब सबसे स्टार्ट होता है ना, तो जब बैक्टीरिया एक तरह से फंक्शन करना स्टार्ट करता है तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बैक्टीरिया को भी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, बिल्कुल स्टार्ट में। तो क्या होता है, बॉडी फॉर द टाइम बिंग क्या करती है, टेम्परेचर ज्यादा करती है। आपको पता लग जाता है कि बैक्टीरिया कोई मसला कर रहा है। अगर आपको टेम्परेचर ना हो तो आपको पता लगे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है। आप लोगों को कभी पता लगे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है और बैक्टीरिया आपके ऑर्गन्स खत्म कर दे? सही हो गया ना, बैक्टीरिया ने तो अपना काम कर देना था, लेकिन बॉडी का ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, इससे आपको पता लगा। और इनिशियली बॉडी ने क्या किया, इनिशियली बॉडी ने टेम्परेचर ज्यादा करके बैक्टीरिया को भी काम नहीं करने दिया। नो डाउट अब बॉडी भी खराब हो रही है, नो डाउट बॉडी का भी ऑप्टिमम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन फॉर द टाइम भी उसने आपको बचाने के लिए किया। अब आपको पता लग गया टेम्परेचर, आप एंटीबायोटिक खा लोगे या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर दोगे। ऐसा होता है कि नहीं, आप मेडिसिन स्टार्ट कर देते हो। तो एक तरह से इट्स गुड फॉर यू, इट्स अ इंडिकेटर फॉर यू, कि आपको इंडिकेट करता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो जब आप एंटीपायरेटिक लेते हो ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल कम होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल जब कम होगा तो थर्मोस्टेट वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और आपकी बॉडी वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लग जाएगी। आपने देखे कभी, आपने एंटीपायरेटिक ली हो उसके बाद आपको थोड़ी देर लग रहा हो कि मेरे जिस्म से सारी हीट बाहर को जा रही है? कभी फील किया आप लोगों ने कि आपने जब लेते हो बुखार की, जब बुखार बेहतर होने लग रहा होता है तो आपको पसीने आ रहे होते हैं, आपकी बॉडी से हीट निकल रही होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब फिर वेजोडाइलेशन, डिफरेंट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं जो बॉडी से हीट को बाहर निकालते हैं, क्योंकि थर्मोस्टेट ने डिपेंड करना होता है। अगर आपके हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट 38 पे जाके सेट हो गया तो थर्मोस्टेट ने आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर 38 पे सेट करना है। तो क्या करते हैं, ये वाली मेडिसिन जाके आपका वापस 37.6 पे टेम्परेचर लाती है डिग्री सेंटीग्रेड पे थर्मोस्टेट को। और जब थर्मोस्टेट 37.6 पे आता है तो आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर वापस 37.6 पे आने लग जाता है, और जो ज्यादा टेम्परेचर होता है वो हीट लॉस हो जाती है। यहां तक समझ आया? ये इनके एक्शन से। और ये ना प्रॉफ का एससीक्यू क्वेश्चन है,
ये प्रॉफ में एससीक्यू के अलावा आपसे वाइवा में बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं कि किन मैकेनिज्म्स के थ्रू, ये इस साल भी एससीक्यू आया हुआ है, ये इस साल का भी एससीक्यू क्वेश्चन है। एंटीप्लेटिलेट एक्शन देता है लो डोज पे और थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है। ये ड्रग का नाम सुना हुआ है लोप्रिन? ये बड़ी कॉमनली आप लोगों ने ड्रग शायद घरों में भी देखी हो कि कोई लेता भी शायद हो, खून पतला करने के लिए दवाई लेते हैं। ये 75 मिलीग्राम की मेडिसिन होती है। लो डोज एस्प्रिन थेरेपी गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एंटेरिक कोटेड होगी, तो लो डोज पे ये ली जाती है। और आप लोग देख सकते हो कि 75 मिलीग्राम है, 300 से कम बनती है। आप इसको मेनली एक बार ही दे रहे होते हो, डिपेंड करता है, ज्यादातर एक बार ही ले रहे होते हैं लोग, तो ये लोप्रिन होती है। देन आ जाता है व्हाट इज द थेराप्यूटिक यूज। जो हाई डोजेज होती है ना, उस पे एंटीप्लेटिलेट एक्शन की बजाय इवन समटाइम्स वो एक्शन होने लग जाता है क्लोटिंग वाला, क्योंकि कुछ जगहों पे कहा जाता है कि जब 300 मिलीग्राम से आप ज्यादा लेते हो ना ड्रग, मतलब अगर आप किसी नॉर्मल पेशेंट की बात नहीं कर रहा, एक तो थ्रोम्बोक्सिन A2 को वो जाके प्रॉपरली इनहिबिट नहीं करती, साथ प्रोस्टासाइक्लिन की इनहिबिट ज्यादा हो जाती है, तो वो ऑलमोस्ट बैलेंस कर देती है। प्रोस्टासाइक्लिन भी प्रेजेंट होते हैं ना, प्रोस्टासाइक्लिन। अच्छा, इसका जो 75 कह रहे हैं ना, इसका जो मेन अच्छा इफेक्ट आता है ना, वो 60 टू 80 के दरमियान में आ रहा होता है, ये मैंने पीछे लिखा हुआ है। लो डोज 60 to 81 milligram daily of aspirin can irreversibly inhibit thromboxane production in platelet. जब आप ज्यादा दोगे तो प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट हो सकते हैं। अब मुझे बताएं, अगर थोड़ी डोज ज्यादा कर दो, प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट होते हैं कि नहीं होते? थ्रोम्बोक्सिन A2 जब थोड़ी डोज होती है ना, तो सिर्फ थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है। जब थोड़ी ज्यादा डोज कर देते हो, साथ प्रोस्टासाइक्लिन भी होने लग जाते हैं, तो फिर आपको कोई फायदा होगा इसका? थ्रोम्बोक्सिन A2 भी बंद हो गया, अब एकदम से तो नहीं उसने प्रोस्टासाइक्लिन ने रीजनरेट हो जाना। नो डाउट प्रोस्टासाइक्लिन रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 भी इनहिबिट हो रहे हैं इरिवर्सिबली, प्रोस्टासाइक्लिन भी इरिवर्सिबली इनहिबिट हो रहे हैं, तो आपको कोई फायदा हुआ इसका हाई डोज देने का? तो इस वजह से लो डोज दोगे, बिकॉज एट लो डोज ओनली थ्रोम्बोक्सिन A2 विल इनहिबिट, उस डोज पे प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट नहीं होते। सही हो गया। प्रोस्टासाइक्लिन आपको पता है कि वो उसका पहली एंटीप्लेटलेट एक्शन होता है। सो व्हाट आर द थेराप्यूटिक यूजेस? आप इनमें ये यूज कर सकते हो। आप इसको डिफरेंट कंडीशन में, हेडेक में आप सब पता है, एनाल्जेसिया, आर्थ्रेल्जिया, मायल्जिया, ये दर्द के रिलेटेड है। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी पेनफुल कंडीशंस है ना, तो ये जो पेन के रिलेटेड कंडीशंस है वो आएगी। गाउट का भी हमने ट्रीटमेंट देखना है, उसमें ये हम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या फायदा देगा, वो भी आगे आ जाना है। तो इसके यूजेस तो बड़े सिंपल है, डोजेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने एनाल्जेसिया प्रोवाइड करना है या एंटीपायरेटिक करना है, तो आप 325 मिलीग्राम की अगर पूरा दिन के लिए आपने प्रोवाइड करना है इसके थ्रू, तो आप दिन में कितनी बारी दोगे? देखो, ये इन्होंने कहा 2 टैबलेट्स, यानी 650 मिलीग्राम एक बार एक टाइम पे दे रहे हो, या आप अगर 325 भी एक टाइम पे दे देते हो, यानी आप दिन में ये 4 बारी दे दोगे, मतलब 6-6 घंटे के वक्फे के बाद। अगर आपने एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन लेना है, तो फिर आपको 12 से 20 टैबलेट्स बनती हैं ये। ऑलमोस्ट देखें 325 है, अगर आप 12 टैबलेट्स लेते हो ना, तो फिर जाके ये बनता है ऑलमोस्ट 3600 तक, यानी 2400 प्लस आप लोगों ने ले ली। तो फिर आप 12 से 20 टैबलेट पर डे एक ही बार ही लोगे। आपने लेवल इसको ज्यादा करना है, आपने 2400 प्लस अचीव करना होता है। सही हो गया। तो ये पर डे के हिसाब से होगी कि एक बार ही लेनी है। फिर आ जाती है फॉर लॉन्ग टर्म मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रोफाइलैक्सिस। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का प्रोफाइलैक्सिस क्या है? यू वांट कि आपका ब्लड क्लॉट ना हो, दोबारा क्लोटिंग ना आए, प्लेटलेट्स ना बने। अच्छा जी, तो प्लेटलेट्स ना बने। अच्छा, इस डोज पे टॉक्सिसिटी नहीं होती, इतने पे टॉक्सिसिटी नहीं होती, ये एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब वो वाली ओवर डोज वाली टॉक्सिसिटी नहीं होती। दूसरी टॉक्सिक इफेक्ट्स नो डाउट आते हैं, दूसरे टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं,
लेकिन जो हाई डोज टॉक्सिसिटी होती है, जो आप ओवर डोजेज कहते हो, वो वाली चीज नहीं होती। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए आपने देखा कि 81 टू 162 यानी 75 मिलीग्राम वाली ऑलमोस्ट यूज होती है जो फॉर्मुलेशन है लोप्रिन की। फिर र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ना, उसमें इनिशियल डोज 3 ग्राम पर डे तक होती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर समटाइम्स कम कर दी जाती है। 3 ग्राम पर डे यानी 10 गोलियां दिन की, ऑलमोस्ट 10 बनती हैं ये। फॉर स्ट्रोक प्रोफाइलेक्सिस, अगर आपको खतरा है कि ब्रेन में कोई क्लॉट आ जाएगा, तो उसका भी प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप लोग देख रहे हो कि 300 से ऑलमोस्ट कम ही है। सही हो गया। तो उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी अकॉर्डिंगली डोज एडजस्ट कर देता डॉक्टर। एडवर्स इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफ में रिपीटेड क्वेश्चन। ये स्लाइड्स मिनी से भी हैं, ये स्लाइड्स लिपिन से भी है, ये स्लाइड्स कैप्लान से भी है, सबसे मिल मिला के बनी हुई है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक बार इसके एडवर्स इफेक्ट को मैं एनिमेट कर दूं ताकि आप लोगों को वन बाय वन दिखाया जाए। सबसे पहले इसके सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट पूछा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसका होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। चलें, अब मैं आपको इसका बताता हूँ। मुझे बताएं कि ये जो ड्रग है एस्प्रिन, इट इज एसिडिक और बेसिक? एस्प्रिन इज एसिडिक और बेसिक? जल्दी जल्दी बताएं आप। ये स्टमक में जाएगी, अगर आपने इसको एंटेरिक कोटेड नहीं किया होगा तो ये स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएगी कि नहीं होगी? अगर आपने इसको एंटेरिकली कोटेड नहीं किया हो तो ये स्टमक में एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी? तो आपने अगर इसको एंटेरिक कोटेड ना किया हो ना, ये भी एसिडिक है, स्टमक भी, स्टमक में भी एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये क्या करेगी, स्टमक के सेल्स में चली जाएगी। अब मुझे बताएं, जो ये सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिक होता है कि एसिडिक होता है? सेल के अंदर एनवायरनमेंट क्या होता है नॉर्मली? व्हाट इज द पीएच इनसाइड द सेल? सो यस, नॉर्मली द पीएच इनसाइड द सेल इज बेसिक। अगर ये सेल के अंदर चली जाती है तो ये आपको लगता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये चार्ज हो जाएगी सेल के अंदर जाके। वीक एसिड अगर बेस एनवायरनमेंट में चल जाता है तो बेसिक एनवायरनमेंट में वो चार्ज हो जाएगा, तो वो चार्ज हो जाएगा। एंड दिस इज सेड टू बी द आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सेल में ट्रैप हो गई है, इसको कहते हैं आयन ट्रैपिंग, और ये आपके स्टमक को डैमेज कर सकती है। यानी एस्प्रीन हमेशा जो होती है ना, ये एंटेरिक कोटेड होती है, जो आपके स्टमक में नहीं खुलती। या इसको क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं कि आप लोग ज्यादा खाने के साथ लो, खाली पेट ना लो, मतलब खाने के साथ। लेकिन वैसे एंटेरिक कोटेड होती है तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो होता है ना एसिडिक एनवायरनमेंट, कोई भी ड्रग सेल से एब्जॉर्ब सेम एनवायरनमेंट में हो सकती है। अगर देखें, ये ड्रग वीक एसिड है और स्टमक के अंदर भी एसिड है, तो ये एसिडिक एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो ये ड्रग इधर न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल ड्रग होती है ना, वो लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी और सेल के अंदर चली जाएगी। जब ये एसिडिक सेल के अंदर गई तो सेल के अंदर था बेसिक एनवायरनमेंट। जो सेल्स होते हैं ना आपकी बॉडी के, उनके अंदर जो नॉर्मल पीएच होती है वो बेसिक होती है। तो बेसिक पीएच में जो एसिडिक वीक एसिड ड्रग्स होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं, तो ये ड्रग चार्ज होगी। अब ये ड्रग पे चार्ज आ गया, जब ये चार्ज होगी तो ये सेल से बाहर नहीं जा सकती, अब ये सेल के अंदर फंस गई है। जब ये सेल के अंदर फंस जाती है तो ये सेल के अंदर टॉक्सिसिटी करवाती है। दिस इज आयन ट्रैपिंग, इसको कहते हैं आयन ट्रैप हो गया। सही हो गया। तो जो वीक एसिड ड्रग्स होती है ना, उनको एंटेरिकली कोट किया जाता है ताकि ये स्टमक में एब्जॉर्ब ना हो जाए, ये स्टमक को डैमेज कर देती है अदरवाइज, अगर इसको कोट ना किया जाए। सही हो गया। अब ये सबको समझ आ गया व्हाट इज मेंट बाय आयन ट्रैपिंग। तो ये आयन ट्रैपिंग मैकेनिज्म होता है। जो वीक एसिड होती है ना और वीक बेस होता है, आप लोगों को मैंने बताया था, जो वीक एसिड होते हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में चार्ज हो जाते हैं। जो वीक एसिड होते हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में चार्ज हो जाते हैं। सही हो गया। और जो वीक बेसिस होती है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में चार्ज हो जाती है। एसिडिक एनवायरनमेंट में कोई वीक बेस आती है तो हाइड्रोजन आयन देगा, चार्ज हो जाएगी, तो ये चार्ज हो जाती है, ये आयन एक्सचेंज करती है, चार्ज हो जाती है। ये आप लोगों ने जनरल में मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। स्टमक के सेल नहीं, आपकी पूरी बॉडी के सेल्स का मेनली जो पीएच होती है वो कंपैरेटिवली बेसिक होती है। जो कंपैरेटिवली आपकी अगर पीएच देखी जाए, वो स्टमक के मुकाबले में तो ऑब्वियसली बेसिक ही है ना, तो वहां पे जाके हो गया।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी इज नंबर 1 टॉक्सिसिटी। ये आप लोगों ने याद करना है, दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन कि पूछा जाता है सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी कौन सी होती है। द नेक्स्ट वन इज ब्लड। मुझे बताएं, अगर किसी की सर्जरी करनी है, किसी की सर्जरी करनी है, देन आप उसको ये वाली ड्रग दोगे कि नहीं दोगे? आपने किसी की सर्जरी करनी है, यू विल गिव दिस ड्रग और नॉट? आप लोग ये ड्रग नहीं दोगे, बिकॉज आपने अगर किसी की सर्जरी करनी है, यू नो कि सर्जरी में ब्लीडिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो सर्जरी में ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग फिर स्टॉप करना मसला हो जाएगा। सही हो गया ना? ब्लीडिंग स्टॉप कैसे करोगे? खून पतला हो गया। अब दूसरी बात मुझे बताएं, अगर कोई बंदा एंटी कोगुलेंट्स ले रहा है तो उसको ये वाली मेडिसिन ज्यादा देंगे कि कम देंगे? अगर कोई ऑलरेडी एंटी कोगुलेंट्स ले रहा है तो यू विल गिव दिस मेडिसिन इन, किस अमाउंट में दोगे? यू विल गिव दिस मेडिसिन इन लेसर अमाउंट। ये ब्लड की टॉक्सिसिटी आ गई। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का मैंने क्या बताया था? एक तो मैंने आपको बताया ल्यूकोट्राइन्स वाला, दूसरा बताता हूं जब ना बड़ा हाई डोज हो जाती है, इसकी बहुत ज्यादा हाई डोज हो जाती है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती है। ये क्या करवाती है? रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, ये मैं आप लोग को इधर दिखाता हूँ। इसके ना दो तरह के आप लोगों को इफेक्ट दिखाता हूँ। एक होता है हाई डोज, हाई डोज ऑलमोस्ट 4000 मिलीग्राम पर डे तक होती है। और एक होता है टॉक्सिक डोज, कि बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी। जब हाई डोज देते हो, हाई डोज पे क्या होता है? माइल्ड अनकपलिंग हो जाती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। मुझे बताएं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होता है? एनर्जी प्रोड्यूस क्या होता है ना, जब माइल्ड अनकपलिंग होती है ना फॉस्फोराइलेशन की, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली इसका लेवल को क्या होगा? सो द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा होता है। माइल्ड अनकपलिंग हो, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट ज्यादा हो रहा होता है। जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है तो हाइपर वेंटिलेशन होगी कि नहीं होगी? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है बॉडी में तो रेस्पिरेटरी सेंटर उसको डिटेक्ट करेगा, हाइपर वेंटिलेशन करवाएगा। हाइपर वेंटिलेशन से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। फिर रीनल कंपनसेशन से क्या होगा? बाइकार्बोनेट्स एलिमिनेट होंगे, वो फिर एलिमिनेट्स के कंपनसेट कर रहे होंगे। यानी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस करवाते हैं ये हाई डोजेस पे, हाई डोज पे। टॉक्सिक डोज अलग चीज है। जब टॉक्सिक डोज होती है ना, ये इनहिबिट कर देता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, रेस्पिरेटरी सेंटर को सीधा ही इनहिबिट कर देता है। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट हो गए तो आपके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है तो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को ये बात पता लगेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को ये पता ही नहीं लग रहा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है तो वो हाइपर वेंटिलेट ही नहीं करेगा। सही हो गया? तो जब वो हाइपर वेंटिलेट ही नहीं करेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा पहले तो मेन। फिर क्रेब्स साइकिल और स्फीयर अनकम्पलिंग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इनहिबिट हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब इनहिबिट हो जाती है तो एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरथर्मिया एंड हाइपोकैलेमिया ये हो जाएगा। एक मिनट, हाइपरथर्मिया, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब हो रही होती है तो उसमें कोई एनर्जी लगती है इन प्रोसेस में? जो कोई भी ये प्रोसेस होता है ना मेटाबॉलिक प्रोसेस, में एनर्जी भी लग रही होती है। अब वो एक प्रोसेस भी नहीं हो रहा, वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो क्या होता है? वो जो सारी एनर्जी होती है वो रिलीज होने लग जाती है। तो इसकी वजह से जब एनर्जी रिलीज होती है ना तो कहते हैं, ये सपोज्ड है कि उसकी वजह से हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बेसिकली जो टॉक्सिक डोज में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, लेकिन हाई डोज पे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है, क्योंकि हाई डोज पे माइल्ड अनकपलिंग होती है लेकिन हाई डोज पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अब हम पीछे जाते हैं वापस साइड इफेक्ट्स पे। नेक्स्ट आ जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कर देती है। फिर एक होता है सैलिसाइलिज्म, ये ऑलमोस्ट ना
कुछ जगह पे लिखा होता है कि दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द टॉक्सिसिटी। अगर किसी को साइलिसाइलिज्म हो रहा है ना, इसका मतलब है कि टॉक्सिक डोज हो गई है। ये क्या बता रहा होता है कि शायद इसको टॉक्सिक डोज दे दी गई है। इसमें क्या होता है, टाइनाइटस, कानों में आवाजें आने लग जाती है, वर्टाइगो, चक्कर आने लग गए, सुनने की एबिलिटी डिक्रीज कर गई। सही हो गया। और ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है दैट समथिंग इज रॉन्ग, कि ज्यादा डोज हो गया। नेक्स्ट थिंग, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, मैंने आपको बताया था ल्यूकोट्राइन इंक्रीज हो जाते हैं। रेस सिंड्रोम, इसका नाम सुना है आप लोगों ने कभी? मैंने आपको उस दिन भी बताया था। जो वायरल इन्फेक्शन होती है ना, वायरल इन्फेक्शन अगर किसी बच्चे को हो जाए, 3 से 15 साल, मतलब 15 साल तक के बच्चों में कहा जाता है, कुछ जगह पे 12 लिखा होता है, कुछ में 18 लिखा होता है। अगर कोई को वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, चिकन पॉक्स हो गया, फिर उसके बाद फ्लू हो गया। किसी आम बंदे को क्या पता कि डिस्प्रिन, सबको पता है ना डिस्प्रिन पेन किलर है। आप लोगों ने देखा है ना कि डिस्प्रिन पेन किलर है। घर वालों को तो इतना ही पता होता है ना कि डिस्प्रिन इज अ पेन किलर। उनको ये पता होता है कि डिस्प्रिन का मसला क्या है। अगर बच्चे को वायरल फ्लू हो और उसको डिस्प्रिन दे दो तो रे सिंड्रोम हो सकता है। रे सिंड्रोम में क्या होता है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होती क्या है? आप लोगों ने पढ़ा था कि लिवर जब डैमेज होगा तो लिवर में नाइट जो अमोनिया होता है वो कन्वर्ट होता है। जो अमोनिया होता है वो उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? रेज्ड अमोनिया क्या होगा, ये ब्रेन में चला जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में कि रेज्ड अमोनिया ब्रेन को जाके खराब कर रहा होता है, इंसेफ्लोपैथी करवा रहा होता है, डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं रेज्ड अमोनिया के। आप लोगों ने हार्ट पर में शायद पढ़ा हो किसी ने, यस, ट्रिपल एच सिंड्रोम। ये आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो ये इस तरह इसलिए इसको कहते हैं हेपेटिक एंसेफ्लोपैथी, कि लिवर खराब होने की वजह से ब्रेन पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कोई बच्चे को पेन हो रही है, आप लोगों ने उसको डिस्प्रिन एस्प्रिन ये वाली देनी नहीं होती। बचपन में आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे जो जिस स्कूल में मैं होता था, जब बचपन में पढ़ता था, तो उस स्कूल में एक डिस्पेंसर होते थे, उनका नाम सबने डिस्प्रिन रखा हुआ था। किसी को नजला है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ भी है, वो डिस्प्रिन देते थे। वो कितनी खतरनाक चीज थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। मतलब जरूरी नहीं कि ये हर में कर देगा, लेकिन अगर किसी में कर देता, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वो हर किसी को डिस्प्रिन ही दे देता था। कोई नजला है, जुकाम है, बुखार है, दर्द है, कुछ भी है, इन केस खुदा ना खास्ता वायरल फ्लू होता तो फिर क्या होता, रेस सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते। तो देखिए ये बहुत छोटी सी बात है, बट इट कैन डैमेज एक पूरे बच्चे को। अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्चे को वायरल कुछ भी नहीं है, कौन सी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि उसको रेयर सिंड्रोम हो जाए? क्या ऐसा उसके साथ किया होगा, या क्या हो रहा होगा बचपन में कि उसको वायरल कुछ भी नहीं है, लेकिन दवाई से रेयर सिंड्रोम के सिम्टम्स आने लग गए, एस्प्रिन अगर दे दी? आपको क्या लगता है? कोई कॉमन सेंस से सोच के बताएं। कॉमन सेंस में सबको पता होगा। किसी को कुछ कोई चीज याद आती है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे में मेडिसिन दे दी? नहीं। हाइपर एमोनीमिया नहीं, नहीं हेपेटाइटिस जॉन्डिस भी नहीं, नो रेजिस्टेंस टू एस्पिरिन भी नहीं, उसको वायरल इन्फेक्शन अपेरेंटली नहीं है। नहीं, वायरल इन्फेक्शन मतलब नहीं है। क्या ऐसी चीज हो सकती है जो वायरल को मिमिक कर रही होगी? कौन सी ऐसी चीज है जो वायरल इन्फेक्शन को मिमिक कर रही होगी? कोई ऐसी चीज नहीं होती। बच्चों में आप लोगों ने कभी देखा नहीं कि वैक्सीनेशन लग रही होती है? बच्चों में वैक्सीनेशन लगती हैं कि नहीं होती? वैक्सीनेशन क्या होती है? इनएक्टिवेटेड वायरसेस होते हैं कि नहीं होते? बेसिकली वो क्या है, वो इनएक्टिवेटेड वायरसेस है, अटेनुएटेड है। इनएक्टिवेटेड भी नहीं होते, अटेनुएटेड होते हैं। कुछ लाइव वैक्सीन भी होती हैं, कुछ वो भी। किसी बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही हैं तो उसमें क्या है, वायरस है, अपेरेंटली उसको वायरल इन्फेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, रे सिंड्रोम तब भी हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नाउ वी मूव टू द ड्रग इंटरेक्शन। जो आपकी एस्प्रिन है ना, ये 90 to 95% जो ये सैलिसाइलेट्स होते हैं, ये बाउंड होती है प्रोटीन के साथ। तो आप कोई भी ऐसी ड्रग है जिसकी हाई प्रोटीन बाइंडिंग है, उसके साथ ये ड्रग देंगे तो दूसरी ड्रग ब्लड में ज्यादा हो जाएगी, और वो जब ब्लड में ज्यादा होगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जैसे वार्फरिन आप लोगों ने पढ़ा था कि ये ब्लड में ज्यादातर प्रोटीन बाउंड होती है। सही हो गया। फिर डिफरेंट जो ये मेडिसिन होती है ना, ये अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट्स में जो प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन दे रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा, ये जो प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन है ना, ये अभी आने हैं, आज ही आने हैं। तो ये इसमें मैं आपको तब समझाऊंगा कि लो डोज पे क्या होता है, हाई डोज पे क्या होता है। अभी हाई डोज का मैं इधर बताता हूँ। चले, फिर ना एक और बात आती है, कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ कीटोरेलिक एंड एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये दोनों आपने इकट्ठे नहीं देनी होती, ये अभी आप लोग को पढ़ानी है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं क्योंकि जीआई ब्लीडिंग करती है एंड प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन कर देती है, यानी प्लेटिलेट एग्रीगेशन कम कर देती है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। सही हो गया। अब हम देखते हैं चिल्ड्रन हुज रिसीव्ड लाइव वेरिसेला वायरस वैक्सीन। लाइव वैक्सीन भी कुछ होती हैं, तो उनको अवॉइड करनी चाहिए एस्पिरिन एटलीस्ट फॉर द 6 वीक आफ्टर वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट द रेस सिंड्रोम। अब ये ड्रग्स आप लोगों ने देख ली, जो डिफरेंट वही है कि कौन सी इनके साथ compete करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एस्प्रिन डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, TIAs कहते हैं। आपको पता है कि आपके ब्लड कभी कभी ना छोटा मोटा क्लोट आके चला भी जाता है, तो इस तरह के अटैक्स को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स कहते हैं, कि थोड़ी देर के लिए ब्लड ब्लॉक हुआ, वो खुद ब खुद क्लोट चला गया। फिर अनस्टेबल एंजाइना में, उसमें इंपॉर्टेंट होती है। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस में, इधर ये इंपॉर्टेंट होती है, मतलब थ्रोम्बोसिस ना होने देंगी। और फिर कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन ड्राइव फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। जब प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करती है, थ्रोम्बोटिक वेस्कुलर इवेंट्स कम होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो लो डोज एस्पिरिन होती है ना, ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन यूरिक एसिड की कम कर देती है। जो आपकी ये प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है ना, इसके अंदर compete करके आना होता है इन्होंने लो डोज पे। लो डोज पे यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है ना, तो यूरिक एसिड और इसमें कंपटीशन आ जाता है, और जो एस्प्रिन होती है एसिड के साथ कंपटीशन आता है, एसिड एसिड का कंपटीशन आ जाता है। तो उसकी वजह से यूरिक एसिड प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में नहीं आता, इसमें नहीं आता, तो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता। जब ये यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा तो यूरिक एसिड लेवल विल इंक्रीज इन द ब्लड। लेकिन जब हाई डोज होता है, हाई डोज में फिर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही होती है। जब इधर आपके पास जितना यूरिक एसिड आना था आ गया अंदर प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड में, और इधर ये वाली मेडिसिन भी आ गई, एस्प्रिन भी। अब इधर से इन्होंने ना ऑलमोस्ट रीअब्जॉर्ब भी होना होता है, यूरिक एसिड ऑलमोस्ट 90% रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो क्या होता है, अब रीअब्जॉर्ब में एस्प्रिन का और यूरिक एसिड का फिर से कंपटीशन आता है। तो रीअब्जॉर्प्शन हाई डोज पे एस्प्रिन यूरिक एसिड की कम कर देता है। इस वजह से यूरिक एसिड क्या होता है, आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एस्प्रिन हाई डोज पे क्या करती है, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालती है, जबकि लो डोज पे एस्प्रिन यूरिक एसिड को बॉडी में ज्यादा कर देती है। तो याद रखना है, हाई डोज एस्प्रिन कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल। यहां तक आपको क्लियर हो गया? नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द टॉक्सिक मैनेजमेंट? टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट क्या होती है? टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। किसी ने ज्यादा खा ली, गैस्ट्रिक लिवाज कर दो। गैस्ट्रिक लिवाज से क्या होगा, जो मेडिसिन होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल से खत्म कर दिया। फिर इसके बाद सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। उसको हाइपरथर्मिया हुआ है, हाइपरथर्मिया को कूल ब्लैंकेट से आप लोग ट्रीट कर सकते हो। एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, आप ड्रिप्स वगैरह लगा के उसको सही कर दोगे। उसके बाद ये एसिडिक ड्रग है, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन होने लग गया है। अगर आप एसिडिक ड्रग है, आप यूरिन को अल्कलाइन कर देते हो, तो ये ड्रग की एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। इफ दिस इज एन एसिडिक ड्रग एंड यू अल्कलाइनाइज द यूरिन,
तो आप इसकी एक्सक्रीशन ज्यादा कर सकते हो। तो यानी जो अनअब्जॉर्ब थी उसको आपने गैस्ट्रिक लिवर से निकाल दिया, लेकिन कुछ अब्जॉर्ब हो गई थी। अब जो एब्जॉर्ब हुई थी आपने यूरिन को अल्कलिनाइज कर दिया। विच मेडिसिन कैन बी यूज्ड टू अल्कलिनाइज द यूरिन? कौन सी मेडिसिन आप लोगों ने पढ़ी भी थी, वो भी होती है, उसके अलावा क्या आप लोग को पता है? वेरी गुड, सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एसिटाजोलामाइड क्या करता था, यूरिन को अल्कलिनाइज करता था। बिसाइड्स दिस आप बाइकार्बोनेट भी दे सकते हो। आप बाइकार्बोनेट दे दोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो भी ज्यादा कर देगा। तो ये एस्प्रिन थी। एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको पूरी स्लाइड बना के दी ना, हर स्लाइड एससीक्यू है, एससीक्यू है, नॉट एमसीक्यू ओनली, एससीक्यू। तो आप लोगों ने अच्छी से कर लेंगे, मैंने बड़ी अच्छी करके डिफरेंट जगह से बना के कर दिए। खास तौर पे ये वाले फैक्ट्स, फिर इसके जो आप लोगों को देखते हो ड्रग इंटरेक्शंस का पता होना चाहिए, एडवर्स फैक्ट सारे आने चाहिए, डोजेज और ये किस तरह इसके इफेक्ट्स होते हैं ये पता होना चाहिए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द अदर आंसर्स जो इरिवर्सिबल है। कोई इतना फर्क नहीं है, बस वो रिवर्सिबल है। अदर आंसर, सॉरी, ये रिवर्सिबल है। ये क्या करते हैं कि रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। इसमें डिफरेंट इब्यूप्रोफेन, ब्रूफन का नाम सबने सुना होगा, बचपन में पीते भी होंगे खाते भी होंगे, ब्रूफन का नाम तो सबने सुना होगा। तो उसमें ब्यूप्रोफेन होती है, सही हो गया। फिर नेप्रोक्सिन है, इंडोमेथासिन है, केटोलैलिक एसिड, सुलिनिडेक है। ये अब हमारे पास है मेडिसिन। नहीं, इनमें ऐसे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, इन मेडिसिन की ऐसे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। अब वो ज्यादा अगर डेली बेसिस पे कहो शायद रिपोर्ट हो जाए, लेकिन ऐसे इनकी क्रॉस रेजिस्टेंस हो सकती है। मतलब एक हद तक है। फॉर एग्जांपल किसी में एक से रेजिस्टेंस आ रही है ना, तो ये हो सकता है कि दूसरे से भी रेजिस्टेंट हो। लेकिन रेजिस्टेंस इस सेंस में हो सकती है कि शायद उसकी वो वाली जो पेन है वो इस मेडिसिन से ट्रीट ही ना हो। कोई बहुत अब किसी को कैंसर वाली पेन है तो ये वाली मेडिसिन तो नहीं ट्रीट करने लगी ना। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी पेन है किस तरह की। ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि किस सेंस में आप रेजिस्टेंस कह रहे हो। सही हो गया। कंपैरिजन अब देखने लगे हैं माइनस एलिसाइक्लिक का। अगर एनाल्जीसिया में देखे ना, जो कीटोरेलिक है ये सबसे ज्यादा एनाल्जीसिक एक्शन देती है। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। और जो कीटोरेलिक है ये सिर्फ ऐसी वाहिद है जो पेरेंट्रल फॉर्म में देते हैं। बाकी ओरल फॉर्मुलेशन मौजूद है, बट ये पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एनाल्जीसिया कीटोरेलिक का सबसे ज्यादा है, फिर इब्यूप्रोफेन और नेप्रोक्सिन का है, फिर एस्पिरिन का आता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन ना एस्प्रीन की ज्यादा है, बाकी नॉन स्पेसिफिक एसिड्स की कम है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था ना कि एसिड्स के लिए आप मिसोप्रोस्टोल दे देते हो, विच इज PGE1। मिसोप्रोस्टोल PGE1 है, वो एसिड इंड्यूस अल्सर्स नहीं होने देता। तो आप लोग इसको क्या साथ फिर भी एहतियातन मिसोप्रोस्टोल दे दोगे। इसका एसिड बेस बैलेंस पे एज सच कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। यूरिक एसिड पे भी इसका एज सच इफेक्ट नहीं होता। एलर्जी कॉमन है और क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। यानी अगर किसी को एस्प्रिन से एलर्जी है ना तो उसको इससे भी एलर्जी हो सकती है। और ये कंटिन्यूस अगर यूज करते हो ना तो ये जो डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स है आपकी किडनी में वो कम कर देता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना ये प्रोटेक्टिव भी होते हैं आपकी किडनी में। ये GFR और जो आपके होते हैं ना रीनल ब्लड फ्लो, इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो जब ये मेंटेन नहीं होगा तो फिर एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, आपकी किडनी डैमेज होने के खतरे होते हैं। तो इसके किडनी के रिलेटेड थोड़े ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, बाकी एसिड बेस बैलेंस वाले कम होते हैं। स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। ये प्रो ऑफ एमसीक्यूज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इंडोमेथासिन के हिमेटोटॉक्सिक साइड इफेक्ट है, यानी ब्लड के रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस करवाता है। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। और एक स्टूडेंट डैक आपने जो पढ़ी है ये काफी ज्यादा एलर्जिक होती है और हेमेटोटॉक्सिक होती है। अच्छा जी, फिर कीटोरेलिक हमने कहा था ग्रेटेस्ट एनाल्जीसिया कीटोरेलिक का होता है एमसीक्यूज। और जो इंडोमेथासिन होता है ना इसका ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन अच्छा होता है। अब हम आने लगे हैं, ये हमारी होगी मेन वाली नॉन सिलेक्टिव। अब COX-2 इनहिबिटर, मुझे बताएं जो आपके प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो COX-1 बनाते हैं कि COX-2 बनाता है?
जो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो कौन बनाता है? जो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो कॉक्स 1 बना रहा होता है। सही हो गया। अगर आप कॉक्स 2 इनहिबिटर देते हो तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स नहीं आते। सही हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात पॉइंट है। तो कॉक्स 2 का बेहतर फायदा क्या है कि इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स नहीं आते। अब मुझे बताएं, थ्रोम्बोक्सिन A2 में जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है वो स्पेसिफिकली कौन बना रहा होता है? एक बार इंटरनेट से भी सर्च करना, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये देखने दे एक बार, ये फॉर्म ये किस किस साइक्लो, ये आई थिंक साइक्लोऑक्सीजनेज 2 से बनता है या 1 से बनता है, ये एक बार देखना पड़ेगा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रेफरेबली किससे बनता है। चलिए, थ्रोम्बोक्सिन A2 का ना एक बार आप लोग भी देखिएगा, मैं भी बाद में देखूंगा कि ये 1 से ही बनता है कि नहीं, क्योंकि इसके जो है आगे हम फंक्शंस देखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको। कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल एनसिड्स अगर आप करें, इट इज नो मोर इफेक्टिव एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, क्योंकि सारे तो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर ही नहीं रही, तो सारे को नहीं कर रही, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन तो होनी नहीं। अच्छा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी है ना, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी है वो अच्छी, मतलब वो कम होगी। फिर लेस एंटीप्लेटिलेट एक्शन। लेस एंटीप्लेटिलेट एक्शन क्यों होगा? क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा होगा कोक्स 1 से, मतलब ये इस बात को प्रूव कर रहा होगा कि कोक्स 1 थ्रोम्बोक्सिन A2 बना रहा होगा। तो अगर आप कोक्स 2 इनहिबिटर दोगे तो थ्रोम्बोक्सिन A2 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो लेस एंटीप्लेटिलेट एक्शन होगा। इस बात से एग्री करते हो कि अगर कोक्स 1 थ्रोम्बोक्सिन A2 बना रहा है तो कोक्स 2 इनहिबिटर जो होंगे उसका थ्रोम्बोक्सिन A2 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 पे कोई इफेक्ट नहीं आता तो एंटीप्लेटिलेट एक्शन नहीं होगा। सही हो गया। तो इसका लेस एंटीप्लेटिलेट एक्शन है। तो और सेलकोक्सिब ना सल्फोनामाइड्स के साथ आपस में क्रॉस रिएक्ट करते हैं, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि जो ये दो है ना, रेफकोक्सिब और वेल्डकोक्सिब, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रिस्क ज्यादा कर देते हैं। दिस इज एमसीक्यू पॉइंट। और जो कोक्स 2 इनहिबिटर्स हैं, ये इवन हायर इंसिडेंस कर देते हैं कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स का, क्योंकि ये थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट नहीं कर रहे। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट नहीं करेंगे तो ये थ्रोम्बोसिस करने के इसके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो मुझे बताएं, यहां तक आपको समझ आ गए? यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक इधर तक के लेक्चर में? किसी को समझ नहीं आया या सबको समझ आ गया? जल्दी जल्दी बता दिया करें, अगर नहीं समझ आया, जो चीज नहीं समझ आई मैं दोबारा से बता दूंगा। थ्रोम्बोक्सिन ए वाली जो बात पूछ रहे हैं ना, देखिए थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाता है कॉक्स 1, और थ्रोम्बोक्सिन A2 का फंक्शन होता है एंटी प्लेटिलेट, सॉरी प्लेटिलेट एग्रीगेशन। यानी ये थ्रोम प्लेटिलेट एग्रीगेशन जब होगी तो व्हाट विल हैपन कि क्लोट्स बनेंगे। अब जो कोक्स 2 इनहिबिटर है, कोक्स 2 इनहिबिटर, वो कोक्स 1 को तो कुछ भी नहीं कहता। कोक्स 1 नॉर्मली थ्रोम्बोक्सिन A2 बना रहा है और वो नॉर्मली प्लेटिलेट एग्रीगेशन करवा रहा है, तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ, क्या करता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। उसकी एक और रीजन भी होती है। जो कोक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टासाइक्लिन्स जो होते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स, इसको कम कर देते हैं। जब प्रोस्टासाइक्लिन्स कम हो जाते हैं ना, तो प्रोस्टासाइक्लिन्स आपको पता है कि प्लेटिलेट्स को क्या करते हैं, एग्रीगेट नहीं होने दे रहे होते। प्रोस्टासाइक्लिन का लेवल कम हो जाएगा तो ये भी प्लेटिलेट एग्रीगेशन करवाएगा। तो ये दो फैक्ट्स मिलके प्लेटिलेट एग्रीगेशन को नॉर्मल से ज्यादा कर देगी। तो जब ये नॉर्मल से ज्यादा होगी, व्हाट विल हैपन
कि थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। हाँ जी, तो वही मैं बता रहा हूँ कि थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज्यादा ही होगा ना। प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी तो थ्रोम्बोसिस रिस्क विल इंक्रीज। प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी तो ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस रिस्क विल इंक्रीज। कॉक्स 2 ने इनहिबिट कर दिया प्रोस्टासाइक्लिन्स को। प्रोस्टासाइक्लिन्स जब कम हुए तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के चांसेस ज्यादा। इसने कॉक्स 1 को कुछ भी नहीं कहा। कॉक्स 1 ने नॉर्मली थ्रोम्बोक्सिन ए टू प्रोड्यूस की, नॉर्मली थ्रोम्बोक्सिन ए टू ने प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाई। तो इस वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गई और थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज्यादा हो गए। नाउ वी मूव टू द एसिटामिनोफेन। आप लोगों को पेनाडोल याद है सबको? पेनाडोल जो आप खाते हो ना, वो एसिटामिनोफेन होती है। तो इसका कोई इनहिबिशन नहीं होती कॉक्स की पेरिफेरल टिश्यू में। इसका मेनली ना सीएनएस में इफेक्ट होता है और ये एनाल्जेसिया और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी देती है। यानी इसका कोई एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन नहीं है। इसका कोई भी आपका वो एक्शन भी नहीं है, एंटी प्लेटलेट एक्शन नहीं है। ये सिर्फ दर्द के लिए यूज हो जाती है और ये सिर्फ दर्द के साथ बुखार के लिए यूज होती है। ये दो चीजों के लिए इसका यूज होता है। अब ये कब हमें फायदा देगी? अब मुझे बताएं किस कंडीशन में आप एस्प्रिन नहीं देंगे और आप उसको ये पैनाडोल दे दोगे? कौन सी कंडीशन है जिसमें आप डिस्प्रिन नहीं दोगे और पैनाडोल दोगे? वो सारी कंडीशंस बताएं, वन बाय वन सोचें। चलिए, वायरल इन्फेक्शन में आप एस्प्रिन नहीं दोगे, आप पैनाडोल दोगे। इसके अलावा बड़ी कंडीशंस बन जाती हैं। बच्चों में हो गया, बच्चों में नहीं दोगे, उसको एसिटामिनोफिन दे दी, सही हो गया। और सही होगा, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको नहीं दोगे। जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उसको नहीं दोगे, सही हो गया। और हार्ट कंडीशन के अलावा, वेरी गुड, जिसको गाउट है उसको दे सकते हो एसिटामिनोफिन, सही हो गया ना। जिसका यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है उस पर कोई इसने इफेक्ट नहीं डालना। हाँ, ये थ्रोम्बोटिक पेशेंट्स हो गए, उनको भी दे दोगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि किन किन को ये आप लोग दे सकते हो। इसका कोई एंटीप्लेटलेट एक्शन नहीं है, तो इस वजह से आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो जो भी हैं उनको ये दे दोगे। रे सिंड्रोम बच्चों में दे दोगे। किसी को यूरिक एसिड ज्यादा है, गाउट है, उसमें आप दे दोगे क्योंकि इसका यूरिक एसिड पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद ब्रोंकोस्पेजम। किसी को ब्रोंकोस्पेजम हो जाता है ड्यू टू द एंसर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस, आप उसमें भी दे सकते हो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस भी ज्यादा नहीं होता, तो इस वजह से आप ये दे दोगे। तो ये डिफरेंट कंडीशन से पूछा जाता है। दिस इज प्रॉफ एससीक्यू। प्रॉफ में पूछा जाता है व्हेन यू विल प्रेफर एस्प्रिन ओवर, सॉरी, एसिटामिनोफेन ओवर एस्प्रिन। और ये प्रॉफ में आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। लेकिन एस्प्रिन की ओवरडोजेज का बड़ा खतरा भी होता है। एस्प्रिन की ओवरडोजेज क्या करती है? इट इज वेरी हेपेटोटॉक्सिक, बहुत हेपेटोटॉक्सिक होती है। ये क्या करती है, जो आपकी एस्प्रिन होती है इसमें मेटाबोलाइज होना होता है लिवर में। जो ये जब मेटाबोलाइज होती है ना, तो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनाती है। जब मेटाबोलाइज हुई तो इसने बनाए टॉक्सिक प्रोडक्ट। टॉक्सिक प्रोडक्ट को नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में ग्लूटाथायोन जो होता है ना, ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, वो कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में, नॉर्मल कंडीशन में। अब मुझे बताएं, कोई बंदे ने ओवर डोजेज कर लिया तो टॉक्सिक प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे? तो ये ज्यादा बनेंगे, सही हो गया। तो इट विल इंक्रीज। अगर इसके टॉक्सिक प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं तो मुझे ये बताएं, जो इसका होता है एन एसिटाइल बेंजोक्विनो क्विनोनिमीन, ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये इतना बड़ा सा नाम ये होता है। अब ये ज्यादा बनेंगे तो ग्लूटाथायोन एक स्पेसिफिक अमाउंट में होता है कि अनलिमिटेड पड़ा होता है? ग्लूटाथायोन अनलिमिटेड अमाउंट में होता है कि लिमिटेड होता है, स्पेसिफिक होता है? तो ग्लूटाथायोन खत्म हो जाएगा। तो अब जब ग्लूटाथायोन खत्म हो गया तो टॉक्सिक प्रोडक्ट जो चेंज नहीं हुए नॉन टॉक्सिक में, उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो वो हेपेटोसाइट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लिवर फेलियर, सेंट्रल लोबुलर नेक्रोसिस, आपके लिवर को डैमेज करके रख देते हैं। वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब मुझे बताएं, अगर कोई बंदा इसको ऐसी ड्रग, ऐसा कोई चीज ले रहा है जो P450 की इंडक्शन करता है, उसमें टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कोई बंदा ऐसा कोई ड्रग ले रहा है तो उसमें टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होंगे कि ज्यादा होंगे?
याद रखना है उसमें टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये जब मेटाबोलाइज होती है तब ये टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाती है। ये जब मेटाबोलाइज होती है ये तब टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाती है। अगर किसी के एंजाइम्स इंड्यूस्ड है, टॉक्सिक प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे? तो ये ज्यादा बनेंगे, तो टॉक्सिक प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी। सही हो गया। तो जो अल्कोहलिक होते हैं ना, अल्कोहलिक, उनमें क्या होता है, यही चीज हो रही होती है। अल्कोहलिक जो होते हैं उनमें पहले लीवर एक तरह से डैमेज भी हुआ होता है। बिसाइड दिस इंडक्शन हुई होती है एंजाइम्स की। जब इंडक्शन हुई होगी तो इट विल अफेक्ट। सही हो गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज द मैनेजमेंट? एक है एन एसिटाइल सिस्टीन। ये आप अगर 12 घंटे के अंदर अंदर दे देते हो ना तो इट इज एंटीडोट। ये सप्लाई करता है एसएच ग्रुप, सल्फ हाइड्रल ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो सल्फ हाइड्रल ग्रुप है ना, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट के साथ अटैच हो जाता है। सही हो गया, टॉक्सिक के साथ मेटाबोलाइट के साथ अटैच हो जाता है। बिसाइड्स दिस ये ग्लूटाथायोन की कुछ जगह पे लिखा होता है कि प्रोडक्शन भी ज्यादा कर देता है। यानी दो काम करता है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको अडक्ट कर लेता है, उसको अपने साथ ले जाता है। टॉक्सिक प्रोडक्ट को गिरफ्तार कर लिया और ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस ज्यादा करवा दी। तो ये दोनों इफेक्ट्स आप लोगों को क्या लगता है कि प्रोटेक्टिव होंगे कि खराब होंगे? ये उस बंदे के लिए प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। तो एन एसिटाइल सिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलें, यहाँ तक हमारी ये वाली ड्रग्स होगी। इसमें से तो बहुत कुछ पूछा जाता है जो मैंने आपको करवाई है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है क्योंकि बड़ी कॉमन ड्रग है, पैनाडोल और डिस्प्रिन। तो इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। आ जाते हैं ड्रग्स इन द गाउट। गाउट आपको पता है क्या होता है? गाउट होता है कि यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाए। यूरिक एसिड जब ज्यादा होता है तो क्या करता है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन करवा देता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। अब मुझे बताएं, कोई क्रिस्टल फॉर्म में चीज आपके जॉइंटों को बार 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 टच करेगी तो वो चीज इन्फ्लेमेट हो जाएगी, वहां पे पेन होगी। यस, वहां पे इन्फ्लेमेशन भी होगी, वहां पे पेन भी होगी। सो दिस इज व्हाट गाउट इज। तो ये गाउट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा है। अब गाउट में ना डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। इन्फ्लेमेशन, आप एक्यूट अटैक्स में अगर इन्फ्लेमेशन कम कर दें तो पेन कम होगी कि नहीं होगी? अगर आप इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं तो पेन कम हो जाएगी। पहली चीज तो आप ये कर सकते हो। फिर आप अगर रीनल एक्सक्रीशन यूरिक एसिड की ज्यादा कर दो तो यूरिक एसिड बॉडी में कम हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। फिर तीसरी स्ट्रेटेजी आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर दो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, पूरा पाथवे पढ़ते थे। अगर वो पाथवे को कहीं इनहिबिट कर दो तब भी। ये डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज होगी जो गाउट में हेल्प करेगी। अब गाउट में ना दो होती है चीजें, एक होता है एक्यूट कंडीशन, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट में ना आप एंटी इंफ्लेमेटरीज यूज कर रहे होते हैं, मेनली एनसेड्स और ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये काफी मेनली होता है, ये कभी कभी होता है कोलकिसिन्स, और ये इधर भी यूज होते हैं, मतलब ये कॉमन है। क्रॉनिक में भी यूज हो जाते हैं और इधर भी। लेकिन जो मेनली एक्यूट में यूज होते हैं ना वो एनसेड होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। एनसेड और ग्लूकोकॉर्टिकोइड का आप लोगों को एक्शन पता है ना कि क्या करते हैं? अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इंडोमेथासिन इज मोर ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन देन एनाल्जेसिया, कि इंडोमेथासिन का एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन ज्यादा होता है। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ कि कीटोरेलिक का एनाल्जेसिया ज्यादा होता है और इंडोमेथासिन का एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। तो इंडोमेथासिन दैट्स वाई यहाँ पे यूज की जाती है। इन्फ्लेमेशन कम कर देती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम कर देती है, तो इनहिबिट करती है मैक्रोफेजेस और ये डिफरेंट चीजों को कि क्रिस्टल्स को फेगोसाइटोस ना करे। जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो पेन रिलीफ हो जाएगी। यानी एक्यूट अटैक में क्या हो रहा है, पेन हो रही है ना, पेशेंट क्यों प्रेजेंट कर रहा है, उसको दर्द हो रही है, तो आपने उसकी दर्द ट्रीट करनी है। देन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये भी इनहिबिट करता है इन्फ्लेमेशन बाय द एक्यूट। फिर आ जाता है कोलकिसिन्स। ये ना बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल, आप लोगों ने देखे किसी सेल की डिवीजन होनी होती है या किसी सेल ने माइग्रेट करना होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज होते हैं, किसी ने माइग्रेट भी करना हो तो ये स्पेसिफिक इनहिबिट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली नहीं होने देता, उनको माइक्रोट्यूब्यूल्स को असेंबल अंदर नहीं होने देता। ल्यूकोसाइड की माइग्रेशन, ल्यूकोसाइड्स की माइग्रेशन कम करता है। अब मुझे बताएं,
द ड्रग में आल्सो रिड्यूस द ल्यूकोट्राइन V4 एंड डिक्रीज द फ्री रेडिकल। अब मुझे बताएं ल्यूकोसाइट्स को अगर वहां पे वो कम जाएंगे, अगर ल्यूकोसाइट्स कम जाएंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगी कि ज्यादा होगी? अगर ल्यूकोसाइट्स वहां पे कम पहुंचेंगे व्हाट विल हैपन? अगर ल्यूकोसाइट पहुंचेंगे कम तो वहां पे इन्फ्लेमेशन कम होगी। तो यानी ऑलमोस्ट एक तरह का ही ये काम करवा रहे हैं। मेन गोल इनका यही है कि ल्यूकोसाइट्स को नहीं पहुंचने देना, मेन गोल ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनने देने। सही हो गया, मेन गोल्स इनके ये बन रहे हैं। हम एकोकाइनेटिक्स में क्या होगी, मेनली प्रेफर ये होती है। कॉल की सीन का ना ये दो, एक ही प्रॉफ में दो एमसीक्यूज आए हुए हैं, एक ही प्रॉफ में दो, लिख ले। कॉल की सीन आ गया, उसका साइड इफेक्ट पूछ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट डायरिया आंसर होगा। प्रॉफ में मैं बता रहा हूँ दो एमसीक्यूज सेम स्टेटमेंट वाले आए होते हैं और ये डायरिया आंसर होता है उसका। तो याद रखना है कॉल के सीन का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज डायरिया, ये याद रख लें, लिख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज डायरिया। टॉक्सिसिटी, एनसेट की टॉक्सिसिटी आप लोगों ने देखी, रीनल डिप्रेशन। अभी आप लोग इंडोमेथासिन का देख के आए हो कि इंडोमेथासिन बोन मैरो डिप्रेशन भी करता है। मैंने आप लोग को क्या कहा था, इंडोमेथासिन इज हेमेटोटॉक्सिक। मैंने कहा था ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, तो याद रखें इंडोमेथासिन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये बिहेवियरल चेंज करते हैं। ये अगर इसका एमसीक्यूज आता है ना गाउट में, तो ये बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं, तो ये इसका एमसीक्यूज बनता है। और कॉलकिसीन का अगर एमसीक्यूज बनता है तो डायरिया, ये याद रखना। ये इनके तीन के आप लोग चीजें याद रखना। क्रोनिक गाउट, क्रोनिक गाउट में डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। प्यूरिन सिंथेसिस ज्यादा हो जाए, रीनल से यूरिक एसिड कम जाए, लीच नेहान सिंड्रोम पढ़ा था, GPRT आप लोग एक पढ़ते हो एंजाइम, उसका मसले की वजह से लीच नेहान सिंड्रोम लास्ट ईयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड कैंसर में। मुझे बताएं कि ये जो है अगर ज्यादा सेल का टर्नओवर हो रहा है तो यूरिक एसिड बनने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर सेल का टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो कैंसर कीमोथेरेपी में बेसिकली यही चीजें हो रही होती है, तो यूरिक एसिड फिर ज्यादा बनेगा। तो इसमें मेन आपने क्या है, या तो यूरिक एसिड बनने नहीं देना, या आपने यूरिक एसिड बन गया उसको बाहर निकालना है। ये एक्यूट अटैक्स में नहीं करना है। Do you know why it is not used in acute attack? acute attack में ना क्या करते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं। अगर आप एकदम से इसका लेवल डिक्रीज करने की कोशिश करोगे ना तो ये एक्यूट अटैक ले आएंगे। अगर क्रोनिक में, अगर किसी को वो है ना, सॉरी एक्यूट अटैक है, किसी का एकदम यूरिक एसिड ज्यादा हुआ है, अगर आप उसको यूरिक एजेंट या ये वाला एलोप्यूरिनोल जब आगे पढ़ोगे जो कि यूरिक एसिड को एकदम कम करता है, वो वाले दे दोगे ना तो यूरिक एसिड का लेवल हो जाएगा कम। तो जब यूरिक एसिड का लेवल एकदम ब्लड में कम होता है ना तो ये जॉइंट से बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो ये फर्दर उधर इन्फ्लेमेशन करवा के एक्यूट सिम्टम्स को एग्रवेट करते हैं। तो आपने याद रखना है जब भी यूरिकोज यूरिक एजेंट्स देने हैं स्टार्ट में ये बड़ा पेनफुल होंगे। अब देखें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है, जब उन्होंने रिमूव होना है तो वो क्या कहते हैं, आपको लगता है कि जो जॉइंट कैप्सूल है उसको डैमेज करेंगे? जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं जब उन्होंने बॉडी से रिमूव होना है तो उन्होंने वहां से जब मूव करना है तो ये आपको लगता है कि जो जॉइंट कैप्सूल है, क्योंकि जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हुए हुए ना, तो जॉइंट कैप्सूल जो है उसको वो डैमेज कर रहे होंगे। तो इस वजह से आपने क्या करना होता है, साथ साथ क्या करोगे, उनको साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दोगे। ऐसा होगा कि नहीं? आप क्या करते हो, साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे ताकि वो इन्फ्लेमेशन रोके, पेन रोक दे, और यूरिक एसिड फिर इस तरह बाहर निकल जाएगा, निकाल दोगे। तो नॉर्मली 90% ऑफ द यूरिक एसिड ना आप लोग का फिल्टर हो जाता है किडनी में और वापस प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में आ जाता है। ये आपकी किडनी है, ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, जस्ट सपोज दिस इज प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। इसके अंदर ना यूरिक एसिड आया, 90% वापस अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया। अगर आप उसका कंपटीशन रीअब्जॉर्प्शन में कर दोगे कि जहां से ये रीअब्जॉर्ब हो रहा था वहां पे आप कोई ऐसी चीज लाओगे जहां से कोई और चीज भी रीअब्जॉर्ब हो रही है, तो आप इसको यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट कर सकते हो? ये मुझे बताएं,
ये पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ कि ये जिस ट्रांसपोर्टर के से रीअब्जॉर्ब हो रहा था उसी ट्रांसपोर्टर में उसका कोई रकीब ले है जो वो भी वही ट्रांसपोर्टर यूज कर रहा हो। अब दोनों सेम ट्रांसपोर्टर यूज कर रहे हैं, तो जब दोनों सेम ट्रांसपोर्टर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, सारा सारा यूरिक एसिड वापस रीअब्सॉर्ब नहीं होगा 90%। तो ज्यादातर यूरिक एसिड क्या होगा, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो प्रोबेनिसिड और सल्फेनपायराजोन यही कर रहे होते हैं, ये कंपीट करते हैं यूरिक एसिड के साथ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो इसमें से क्या होता है, सारा यूरिक एसिड दोबारा से रीअब्सॉर्ब नहीं होता। जब रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, व्हाट विल हैपन कि यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। चले, तो बॉडी से बाहर निकल गया तो आप लोगों ने देखा यूरिक एसिड खत्म। टॉक्सिसिटीज की क्या है, एक्यूट अटैक में मैंने बताया कि एग्रवेट कर देते हैं, और दिस कैन बी अवॉइडेड बाय सिमल्टेनियसली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉल्किसिन और इंडोमेथासिन। यानी आप उसको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग साथ दे दो अगर इसको प्रिवेंट करना चाहते हो। और यूरिकोज यूरिक एजेंट ना सल्फोनामाइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये सल्फोनामाइड्स है तो बाकी ड्रग्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट है एलोप्यूरिनोल। लास्ट ईयर जेंथीन ऑक्सीडेज वाला पाथवे याद है आप सबको कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड। तो इसके दरमियान में जेंथीन ऑक्सीडेज आता होता था। जब आप एलोप्यूरिनोल देते हो ना तो वही जेंथीन ऑक्सीडेज एलोप्यूरिनोल को एलोजेंथीन में कन्वर्ट करता है, और एलोजेंथीन सुसाइडल इनहिबिटर है जेंथीन ऑक्सीडेज का। यानी जेंथीन ऑक्सीडेज जिसको एक्टिवेट कर रहा है वो चीज जेंथीन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जेंथीन ऑक्सीडेज एलोप्यूरिनोल को खुद ही एक्टिवेट कर रहा है, और जो चीज बना रहा है वो जेंथीन ऑक्सीडेज को आके वापस इनहिबिट कर रही है। तो इसको कहते हैं सुसाइडल इनहिबिटर। ये सुसाइड ही कर रहा है ना, खुद अपनी मर्जी से एक्टिवेट करता है, और जो एक्टिव प्रोडक्ट है वो जाके उसी को इनएक्टिवेट कर देता है। तो अगर आप ये इनएक्टिवेट कर दोगे तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा, ये जेंथीन और हाइपोजेंथीन ज्यादा हो जाएगा, ये सोल्यूबल होते हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। तो एलोप्यूरिनोल के ऐसे जीआई साइड इफेक्ट होते हैं मेनली, और मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों ने यूरिकोज यूरिक एजेंट देना है। जो जो यूरिकोज यूरिक एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्यूट सिम्टम्स को एग्रवेट करते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी यूरिकोज यूरिक एजेंट्स देने हैं या आप लोगों ने उसको एलोप्यूरिनोल देना है तो आप लोगों ने साथ उसको एक्यूट अटैक वाली ड्रग्स भी दे देनी है ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। सुसाइडल इनहिबिटर मैं दोबारा से समझा देता हूँ। जेंथीन ऑक्सीडेज होता है, जो एलोप्यूरिनोल होती है जो ड्रग आप देते हो यूरिक एसिड को कम करने के लिए, ये इनएक्टिव है। जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो इसको एक्टिव कर देता है और एक्टिव करके एलोजेंथीन बनाता है। अब ये एक्टिव है, इसको एक्टिव किसने किया, जेंथीन ऑक्सीडेज ने। अब ये एक्टिव चीज जेंथीन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर देती है। यहाँ पे जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट एलोजेंथीन करती है, जिसको एक्टिव जेंथीन ऑक्सीडेज ने ही किया था। तो ये सुसाइड इनहिबिटर है कि जेंथीन ने जिसको एक्टिवेट किया उसी चीज ने जेंथीन को जाके इनहिबिट कर दिया। दिस इज सुसाइड इनहिबिटर। फिर ड्रग इंटरेक्शन, एजिथ्रोप्यूरिन आप लोग एक ड्रग पढ़ते थे, इसका सेम यही चीज है कि इसको एक्टिव करना होता है जेंथीन ऑक्सीडेज ने। आपने एलोप्यूरिनोल दी, एलोप्यूरिनोल ने जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट किया और ये ड्रग को इनएक्टिव कर दिया। मुझे बताएं ये ड्रग का फायदा होगा अब आपको? ये ड्रग अब आप यूज कर रहे थे, आप किसी कंडीशन के लिए यूज कर रहे थे, कैंसर या कोई भी कंडीशन, उसके लिए एजिथ्रोप्यूरिन यूज कर रहे थे या 6-mercaptopurine यूज कर रहे थे, या एक्टिव फॉर्म होती है ना 6-mercaptopurine, अब ये यूज कर रहे थे। उस बंदे को आप एलोप्यूरिनोल देने लग गए तो उसने तो इनएक्टिव कर दिया, तो ये ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में आपको कोई फायदा नहीं देगी। तो ये ड्रग इंटरेक्शन पता होना चाहिए। मुझे बताएं यहां तक कवर हो गया, यहां तक समझ आ गया? जो डिमांड्स है ना वो लिपिन में बिल्कुल कोई, उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी है, कोई फायदा नहीं। जो इधर भी है इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। इसमें ना जो हमेशा क्वेश्चन आता है वो आता है किसी भी 4 बायोलॉजिकल और 4 नॉन सिंथेटिक डिमार्ड्स के नाम लिखे। डिमार्ड्स क्या होता है, डिजीज मॉडिफाइंग, ये आप लोग के र्यूमेटाइड आर्थराइटिस डिजीज की जो ड्रग्स होती है। तो ना वो पूछते हैं कि बायोलॉजिकल डिमांड लिखें और सिंथेटिक डिमांड लिखें।
तो ना ये आप लोगों ने नाम याद करने हैं, नाम याद करने और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बुक में ऐसे करके नहीं लिखे हुए, ये जो मैंने टेबल डाला है इसमें लिखे हुए हैं, ये आप लोग याद करने के एमसीक्यूज होते हैं। इसमें आपको मैं कुछ याद ऑब्वियसली करवा नहीं सकता। आप लोग को पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल डिमांड्स कौन से हैं। ये वाले बायोलॉजिकल है, एटेनरसेपिन, फिक्सीमैब, एडेलिम्यूमैब, एनाकिनुरा। आप लोगों ने इनके नाम सुने हैं वैसे तो सीरीजुमैब का तो सब नहीं सुना होगा, ये बड़ा आजकल कॉमन भी हुआ था कोविड में। ये डिफरेंट ना इंटरल्यूकिन्स को या टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर्स को ये वाले मॉड्यूलेट करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल्स होते हैं। तो आप लोग को बुक में कहीं डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ कि ये बायोलॉजिकल है या नॉन बायोलॉजिकल। ये आप कर लें, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लें, तो इधर से एमसीक्यूज भी हो जाते हैं। इसके एमसीक्यूज आते हैं, ये एससीक्यू आता है। ये जो दोनों टेबल्स बनाए हुए हैं ना, ये एससीक्यू है। फिर वो पूछते हैं सिंथेटिक डेमार्स कौन से हैं, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी आती है, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, गोल्ड साल्ट्स, ये आ जाते हैं। तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हुए हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वही है जो आप लोग पढ़ के आए हो मलेरिया में, मेथोट्रेक्सेट वही है जो कैंसर में पढ़ के आए हो, सल्फासालाजीन वही है जो सल्फोनामाइड में पढ़ के आए हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड वही है जो आप पढ़ते हो, और गोल्ड साल्ट्स है जो कि डिक्रीज करता है लाइसोसोमल और मैक्रोफेज के फंक्शन को। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना। ये एससी की क्वेश्चन है, इसमें याद कुछ करवाया जा नहीं सकता या समझाया भी नहीं जा सकता कुछ। दूसरा उसका वो पूछते हैं, वो कहते हैं किसी दो के साइड इफेक्ट्स लिख दो, किसी दो के साइड इफेक्ट्स लिख दो। तो आप हमेशा उठाना नॉन नॉन बायोलॉजिकल यही है ना, जो सिंथेटिक है ये नॉन बायोलॉजिकल में आ जाते हैं। जो सिंथेटिक है ये बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल। सही हो गया, एक बायोलॉजिकल। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आप लोगों ने बस नाम आने चाहिए आपको, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, खास तौर पे बायोलॉजिकल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होने चाहिए। ये जो है ये एमसीक्यूज बन जाते हो। तो ये आप लोगों ने कर लेना। टॉक्सिक इफेक्ट वो पूछते हैं यूजुअली, ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरह आया है, ये दोनों पूछते हैं और साथ कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स दो के बता दो। तो दो आप लोग उठाओ ही, वो जो आप लोगों ने की हुई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आप लोगों ने ड्रग पढ़ी थी पैरासाइटो में, आप लोगों ने एंटी पैरासाइटोलॉजी में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पढ़ी थी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के साइड इफेक्ट्स लिख दो, सही हो गया। ग्लूकोकोर्टिकोइड अभी आप लोगों ने पढ़नी है, अभी आप लोगों ने एंडो में पढ़नी है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड के साइड इफेक्ट्स लिख दो। सल्फासेलाजीन सल्फोनामाइड, आपको सल्फोनामाइड याद है, सल्फोनामाइड के साइड इफेक्ट्स लिख दो। मेथोट्रेक्सेट कैंसर में पड़ी थी, मेथोट्रेक्सेट याद है, इसके साइड इफेक्ट्स लिख दो। यानी बाय सिंथेटिक डिमार्ड्स में से दो कोई भी उठाओ, उसके साइड इफेक्ट्स लिख दो। कोई मसले की बात है? सिंथेटिक डिमार्ड्स करना कोई मसले की बात नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी आपको आते हैं, वही नॉर्मल जो मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं वो आता है, वो लिख दोगे, सही है वो। सही हो गया ना? तो इसमें कोई ऐसा मसला है? ये आपके लिए होगी डिमांड्स भी। डिमांड्स में बस यही आप लोगों ने ये टेबल्स करने हैं। जो बायोलॉजिकल डिमांड्स होती है ना, इसके नाम और ये मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, ये मतलब यहाँ से याद कर लेना, ये एमसीक्यूज आते हैं। तो टॉक्सिक इफेक्ट में मैंने बताया कोई भी उठाओ और उसके टॉक्सिक इफेक्ट उस ड्रग के लिख देना। ये आप लोगों ने हर डिफरेंट जगह पे पढ़े हुए हैं, तो ये आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो ये मेथोट्रेक्सेट के और मैंने क्लोरोक्वीन के ऐड कर दिए थे, ये आप दोनों पढ़ चुके हो अभी रिसेंटली की। चलें, आज का लेक्चर हो गया है, इसके बाद अब हम एमसीक्यूज करते हैं। मुझे बताएं उतनी देर आप लोग को लेक्चर समझ आ गई है? आज का लेक्चर कोई मुश्किल चीज हो, कोई ऐसी चीज हो कि समझ ना आने वाली हो? कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी? तो ये लेक्चर ना बड़ा इजी था, मतलब बाकी भी अब वाले इजी अंदर है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम समझ आते हैं। चलें, अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं और एमसीक्यूज के बाद हम बस उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज मैं आप लोग को बताना भूल गया, कल आप लोग का लेक्चर होगा एंडो पे। कल टेस्ट वैसे था ना, कल लेक्चर होगा, लेकिन मंडे को मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को लेक्चर नहीं होगा। लेकिन लेक्चर में एंडो वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, वो बस लेक्चर का होगा। यानी आप लोग कल इसको प्रिपेयर कर सकते हो। जो आज तक कोर्स हो गया ना, इसका टेस्ट है और कल लेक्चर होगा।
परसों फिर टेस्ट होगा। तो क्योंकि कल मैं फ्री हूँ तो वो मैं आप लोग को करवा दूंगा। चलें, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ताकि एमसीक्यूज आपको शो करवा दूँ, देन आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व करें। मुझे बताएं आप लोग के कॉलेजेस में किधर तक हो गया फार्मा, किधर तक आप लोग के कॉलेजेस वालों ने फार्मा करवा दिया? किसी का एएनएस का टेस्ट हुआ? अभी सब जनरल पे फिर रहे हो? किस किस का टेस्ट कौन कौन सा हो गया? जिसका कीमो का टेस्ट हुआ, कैसा कीमो का टेस्ट हो गया, अच्छा हो गया कि नहीं अच्छा हुआ? टेस्ट में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिन जिन के टेस्ट हुए हैं जो इन टॉपिक में, उनको उस टेस्ट में फायदा हुआ? जो जनरल है ना, इट इज वेरी स्कैटर्ड, तो इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। लाइक अगर आपको जनरल के कॉन्सेप्ट आते हैं ना, वो बार बार रिवाइज भी नहीं मन करना पड़ती। मतलब वो आप एक आध बारी कर लेते हो, एक बारी अच्छी अगर कर लो तो इवन रिवाइज के बगैर भी आप लोगों को हो जाती है। यानी अभी तक सबके सिर्फ जनरल की टेस्ट में चले, जिनका कीमो का हुआ अच्छा फायदा होगा। तो यस, इंशाल्लाह आप लोग के जब आगे टेस्ट होंगे, देखिए जनरल आपने कॉलेज में अच्छी कर ली। जनरल आप लोग ना, जो गाइडलाइंस है वो शेयर की हुई है, लिपिन कोर्स से देखें, कुछ टॉपिक से मल्टी ऑथर से देखें। और पर्सनली अगर मैं बताऊं ना, तो जनरल फार्मा में लिपिन कोड ना बार बार दोबारा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक है, अली रजा खालिद के नोट्स हैं स्टार्ट में जनरल फार्मा के। आप एक बार लिपिन कोड से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें, फिर आप जो मल्टी ऑथर वगैरह उधर से कॉन्सेप्ट डेवलप करें, उसके बाद अली रजा खालिद वाले नोट्स पढ़ें। उसने बड़ा अच्छा प्रिसाइज किया हुआ है, तो आपको बार बार रिवीजन करने में बड़ी हेल्प होती है। वो आप लोग देख लेना, वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वो वाले नोट से आप लोग कर सकते हो। बिसाइड्स दिस आप लोगों को पहले लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए एक बार डिपेंड पढ़नी चाहिए। और कॉन्सेप्ट्स के लिए जो स्पेयर रिसेप्टर्स है ना, उनको आप बिग कैट्सन से एक बार देख लेना, वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, अब मैं एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों ने अब एमसीक्यूज का आंसर लगाना है। चलिए, पहला एमसीक्यूज आपके सामने आ गया, इसका आंसर दें। ये एमसीक्यूज किसी का गलत होना नहीं चाहिए वैसे, लॉजिकली अगर देखा जाए। चलें, ये ऑलमोस्ट 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 सबका ही सही है। चलें, यस, सो अमंग एसिड व्हाट एस्पिरिन इज यूनिक कि इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो ये आप सबको पता लग गया। अब अगले एमसीक्यू आप लोग करें। चलें, ये एमसीक्यू कहाँ से लगाएं? इसके एमसीक्यूज भी इतने मुश्किल नहीं होते। रेस्पिरेटरी के एमसीक्यूज है ना, वो ट्रिकी होते हैं। इसके एमसीक्यूज ऐसे जिन्हें ट्रिकी नहीं होता।
Okay, so yes, almost everyone is right कि इसका मेन आपका होता है कि लिवर फेलियर हुआ, ये हो गया। लिवर फेलियर आपको मैंने बताया था, तो आप इसकी ट्रीटमेंट क्या करते थे, आप उसको क्या देते थे, आपने उसको क्या दिया था प्रोटेक्ट करने के लिए? कितने टाइम के अंदर दिया था और क्या दिया था? वेरी गुड, एन-एसिटाइलसिस्टीन। और कितने टाइम के अंदर आप लोगों ने कहा था, प्रेफरेबली विद इन द 12 आवर्स। चलें, अब अगले एमसीक्यूज आप लोग लगाएं, इसका आंसर बताएं। चलें, इसमें काफियों ने गलत भी किया, काफियों ने सही भी किया। आप लोग को इसका रिजल्ट नजर आ रहा था? इसका आप लोग को रिजल्ट नजर आ रहा है कि नहीं? चले, सही हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। इसका आंसर डेल्टा ही है। इसका आंसर है पेरेंटल फॉर्मुलेशन। आपको मैंने बताया था ओनली कीटोरेलिक वन जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होती है, और इसका क्या फैक्ट है जो ज्यादा होता है, बताएं। विच फैक्ट ऑफ कीटोरेलिक इज ज्यादा? हाँ जी, आप लोगों को कहते हैं एनर्जेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है, तो जो डजंट प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम, सो इट बेसिकली इंक्रीजेस द ब्लीडिंग टाइम। आप लोग अगर इसको देखते हो ना, तो ये ब्लीडिंग टाइम ज्यादा करता है। केटोलैलिक इज एनसिड, एनसिड में ब्लीडिंग टाइम ज्यादा करने की एबिलिटी होती है, मतलब एनसिड कर सकते हैं। एंटी प्लेटलेट एक्शन उनका भी होता है, क्योंकि ये भी तो इनहिबिट कर सकते हैं ना, तो ब्लीडिंग टाइम पे इफेक्ट होता है। चलिए, लास्ट एमसीक्यू अब आप लोग करें, देन आप लोग की छुट्टी। और कल इंशाल्लाह लेक्चर होगा, सारी याद रखिएगा।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। काफियों ने इसका आंसर गलत लगाया। चलिए सबसे पहले तो मुझे बताएं कि एसिटामिनोफेन जो है उसकी कोई कंपटीशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? एसिटामिनोफेन का कोई किसी ड्रग से कंपटीशन होता था कि नहीं होता था? तो इसका किसी ड्रग से कोई कंपटीशन नहीं था, जैसे हमने पढ़ा था एस्प्रिन का हो रहा है। फिर आ जाते हैं एलोप्यूरिनॉल पे। एलोप्यूरिनॉल तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन काम कर रहा था, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। कॉलकिसीन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोबेनिसिड होता है, जो प्रोबेनिसिड होता है वो जो ट्रांसपोर्टर होता है उसके साथ कंपीट करता है। आप लोगों ने पढ़ा था जो प्रोबेनिसिड होता है वो ट्रांसपोर्टर के साथ कंपीट करता है। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यस, probenecid decreases the secretion of drug in the proximal convoluted tubule। ये आप लोग बार बार पढ़ के आए होगे वहां पे। किधर आप लोग पढ़ के आए होगे? बार बार आप लोगों ने रीड किया होगा इन द जनरल फार्मा के जो प्रोबेनिसिड होता है वो क्या करते हैं, यह प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर जो ड्रग आनी होती है यहाँ पे भी तो ट्रांसपोर्टर है। प्रोबेनिसिड इधर से भी आता होता है, तो इधर से वो compete करता है कुछ ड्रग के साथ एट लो डोजेस और लो डोजेस पे, और एट हाई डोजेस पे वो अब्जॉर्प्शन में कर रहा होता है। तो लो डोजेस में क्या होता है, ये करता है ज्यादातर ड्रग्स के साथ जिसमें मेथोट्रेक्सेट भी आ जाती है, एस्प्रीन भी आ जाता है। जो पुराना जमाना था ना, जो पहले के जमाने में, तो उसमें एस्प्रीन वगैरह बहुत ज्यादा शायद प्रोड्यूस नहीं होती थी, तो उसके लिए वो लोग क्या करते होते थे, साथ प्रोबेनिसिड दे देते थे। तो प्रोबेनिसिड क्या करता था, compete करता था और एस्प्रीन के लेवल को ज्यादा रखता था ब्लड में। यानी जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू इन्होंने एंटर होना था प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, वही ट्रांसपोर्टर बंद होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इसका आंसर था प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड जो होती है वो compete करती है उसी सेम ट्रांसपोर्टर के साथ जिधर से मेथोट्रेक्सेट ने प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आके एक्सक्रीट होना था बॉडी से। अब ना मेथोट्रेक्सेट प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ सकेगा, ना बॉडी से एक्सक्रीट होगा। जब बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा तो उसका बॉडी के अंदर लेवल ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप सबको ये समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट एंडोक्राइनोलॉजी, और एंडो का एक माइनर चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और एक थोड़ा सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, हम वो करेंगे। एंड इंशाल्लाह परसों आप लोग का टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।